Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi and students in continuation to previous classes of BSc Part 2nd Botany Paper 1st Taxonomy portion. Today we are going to discuss about बीजधारी पौधों में वृक्ष स्वभाव का विकास यानी कि कन्वर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वृक्ष, अगर जनरली जब कभी भी हम ट्री वर्ड यूज़ में लेते हैं तो हमारे सामने एक जो इमेज आती है वो आपको देखिए स्लाइड में दिखाई दे रही है। हम सब इमेजिन कर सकते हैं कि वृक्ष यानी कि एक बहुत बड़ा विशाल सा दिखाई देने वाला हमारे पास में ट्री, और जब कभी भी हम कहते हैं वृक्ष ट्री यानी कि इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सर्वाधिक जो बहुत ज़्यादा बृहत्काय जिसे सजीव हम कह सकते हैं। ट्री जो होता है बच्चों वो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल होता है। हमने बहुत सारे विशालकाय वृक्ष रूपी पादप हमारी धरती पर पाए जाते हैं, मतलब अर्थ पर अगर आपने देखें तो बहुत सारे लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहे जा सकते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत पुराने एंशिएंट टाइम से हम देख रहे हैं ट्रीज को, तो डेफिनेटली दे आर लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और यूएसए की कैलिफोर्निया प्रांत में एक ऐसा ट्री भी उग रहा है बच्चों जिसका नाम है सिक्वोया डेंड्रोन जाइजेंटियम, यानी कि वो जो वृक्ष है बच्चों वो पृथ्वी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्री के नाम से फेमस है, और उसका निकनेम जो है वो जनरल शेरमान है। जनरल शेरमान यूएसए की बात कर रहे हैं हम, कैलिफोर्निया, वहाँ पर ये ट्री प्रेजेंट है। और ये जो ट्री है वो जेंट साइज्ड कॉनिफर ट्री की, इसकी जो हाइट है बच्चों वो 272 फीट तक है, और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 5 फीट चौड़ा है। तो यहाँ हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम ट्री की लॉन्ग लिविंग जो नेचर है उसके बारे में बता रहे हैं बच्चों कि अगर हम बात करें कि अनुमानतः अगर हम बात करें, स्टडी के अनुसार बात करें तो इसकी जो टिम्बर है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी है, मतलब उसकी ब्रांचिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो। क्यों डिस्कस करें बच्चों, हम आपको उनकी लॉन्ग लिव नेचर बताना चाह रहे हैं ट्री का, क्योंकि हम ट्री वर्ड किसके लिए यूज़ में ले रहे हैं। अब इससे पहले की क्लासेस में हमने आपको ट्री के टाइप्स के बारे में बताया था बच्चों, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो होते हैं वृक्ष की टाइप जो होता है, नेचर जो होता है, उनकी ब्रांचिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग और उनकी जो मेन एक्सिस होती है और उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो स्ट्रक्चर में किस प्रकार का वेरिएशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स जो होती हैं। वो होती है हर्ब्स यानी कि शुभ, एग्जाम्पल हमने इसका कैथेरेंथस और बहुत सारे जो हर्बल प्लांट्स होते हैं उसको बताया था। सेकंड वन जो श्रब्स होते हैं, स्लाइड में भी आपको इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसकी एग्जाम्पल की फॉर्म में हमने झाड़ी वर्ड जो होता है, सेकंड जो फॉर्म है वो श्रब जो होती है वो झाड़ी होती है। हमने इसमें कैलोट्रोपिस का डायग्राम तो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलावा बेर जो है वो उसका एग्जाम्पल भी हमने झाड़ी में बताया था। थर्ड वन कैटेगरी इज वृक्ष ट्री जो है बच्चों, डेफिनेटली इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, मैंजीफेरा इंडी का जो आपका है, अजार डायरेक्टा, नीम का जो वृक्ष है वो, और बेंगालेंसिस का जो प्लांट है बरगद वाला फाइकस बेंगालेंसिस, ये प्लांट पीपल का, मतलब अगर आप कॉमन लैंग्वेज सामान्य भाषा में तो पीपल, नीम, बरगद, आम का वृक्ष, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो मेनली जो होते हैं वो ट्री के लिए हम यूज़ में लेते हैं कि ट्री वर्ड क्या होता है। इसके अलावा और छोटे शॉर्ट फॉर्म्स में भी हमें ट्री के बारे में, मतलब हम बता रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म छोटे से लेकर के बड़े तक ट्री की जो ट्री वर्ड जो है, एक जो वृक्ष वर्ड है उसमें कितने सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं। और ये सारी स्लाइड्स जो आप देख रहे हैं बच्चों इनके बारे में डिटेल स्टडी जो है वो इनसे प्रीवियस क्लासेस में, इससे पहले की जो टैक्सोनॉमी की क्लासेस हैं उसमें हमने की है। उसमें हमने आपको बता दिया कि क्या होती है कटहलताएं, टेंड्रिल्स और आरोही पौधे जो होते हैं, अधिपादप जिसे आप कहते हैं, वो क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल सहित आपको उसके बारे में समझाया जा चुका है। केला डेफिनेटली ब्रांचिंग पैटर्न, क्राउन शेप, अभी हमने इससे पहले की क्लास में ही इसके बारे में डिस्कस किया था। बॉम्बेक्स यानी कि बांस का पौधा, इसकी भी मेन एक्सिस के बारे में और इसकी जो नोड और इंटरनोड पैटर्न होता है उसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। वृक्ष का स्वभाव का विकास यानी कि ट्री हैबिट का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देखें बच्चों कि व्हाट इज ट्री हैबिट और कैसे यह डेवलप हुई है, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि वृक्ष के प्राय हमारा तात्पर्य होता है, मतलब जब कभी भी हम वृक्ष वर्ड यूज में लेते हैं तो डेफिनेटली जो एक वुडी पेरिनियल
यानी कि नीम का पौधा, सीधा अगर हम जनरली बात करें तो नीम का पौधा हमें याद आ जाता है, जो कि सेल्फ सपोर्टिंग होता है, इसमें ट्रंक होती है, तो इसे हम वृक्ष कहते हैं। इसके अलावा भी अगर हम हॉर्टिकल्चर रूप में इसकी एक डेफिनेट डेफिनेशन की बात करें कि फिक्स डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू बॉटनिस्ट, जो वनस्पति विज्ञानी होते हैं, उनके अनुसार वह पादप जिसकी ऊंचाई 6 मीटर से ज़्यादा होती है बच्चों, और जिसमें एक ही मेन एक्सिस होता है, यानी कि एक मेन ट्रंक होती है, जो भूमि की सतह से कुछ ऊंचाई पर क्या होती है, आगे जाके ब्रांच्ड हो जाती हैं। तो ये पैटर्न जिन किसी में भी पाया जाता है उसे हम वृक्ष कहते हैं। और ये क्लाइंबर्स, लैनियाज और इससे पहले की स्लाइड्स में आपको जो भी दिखाए हैं वो सब वृक्ष के अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑरिजिन ऑफ ट्री हैबिट, यानी कि वृक्ष स्वभाव की उत्पत्ति हुई कैसे, क्योंकि हमने तो पता है कि बहुत पहले के टाइम में जब हम लोअर प्लांट से बात करें तो डेफिनेटली एक पैटर्न चल रखा है कि हम जब सोच के चलते हैं तो बताते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो लोअर प्लांट से हायर प्लांट्स की तरफ हुआ, यानी कि एल्गी से शुरू होकर के अगर हम बात करें, लोअर जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेनली हम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स को इंक्लूड करते हैं बच्चों। तो एल्गी से अगर हम सबसे जो लोअर मोस्ट की बात करते हैं तो एल्गी, और उसके बाद में देन इसके बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं। तो अगर हम इनसे शुरू करते, इससे शुरुआत होकर के देन जिम्नोस्पर्म, देन टेरिडोफाइट, और उसके बाद में एंजियोस्पर्म, यानी कि ट्रीज, जो मेनली हम वृक्ष वर्ड जिसके लिए यूज में लेते हैं ट्री, वो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो प्रारंभिक काल की अगर हम बात करें तो मॉसेस जो होते हैं वो भूमि की सतह से काफी नजदीक होते थे। देखिए डायग्राम में बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, हमने ब्रायोफाइट का एक डायग्राम इस स्लाइड में शो किया है, वो अच्छे से दिखाई दे रहा है कि जो प्लांट है वो बिल्कुल भूमि की सतह से बिल्कुल सटा हुआ है, और अधिकांशतः इसका आकार जो था वो बहुत छोटा था। ये हम आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, वरना इनकी साइज जो होती है बच्चों बहुत छोटी होती है, और ये क्या करते हैं, जमीन की सतह पर ही तेजी से फैल जाते हैं, यानी ग्रेगेरियस हैबिट होती है, तेजी से फैलने वाली इनकी हैबिट होती है। और इन पादपों की ऊंचाई जो होती है वो कुछ सेंटीमीटर में ही खत्म हो जाती है। और इसके अलावा इनमें वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। डेफिनेटली हमने देखा है कि जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का डेवलपमेंट जो होता है वो टेरिडोफाइट्स के बाद में ही शुरू होता है। जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि जो मॉसेस और दूसरे सभी ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं कि मेनली ह्यूमिड एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि किस तरीके से ट्री हैबिटेट आया है, ट्री हैबिट जो है वृक्ष स्वभाव का विकास किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पुराना जो अगर हम बात करें तो ये जो अभी हमने आपको बताया कि जमीन की सतह पर छोटे छोटे से वृक्ष उगते, वृक्ष तो वर्ड यूज में ही नहीं ले सकते, इनके लिए प्लांट्स हम वर्ड यूज में ले रहे हैं, क्योंकि पादप होते थे जो बहुत छोटे होते थे, सतह पर ही ग्रो करते थे, ग्रेगेरियस हैबिट था, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में इनका विकास होता था, यानी कि ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं थे। उसके बाद में इन वृक्षों की जब जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ बच्चों, तो ये वेस्कुलर जो प्लांट हैं उनका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। मतलब पहले स्थलीय पौधों का धीरे धीरे विकास हुआ, पहले ब्रायोफाइट्स, पहले एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म विकसित हुए बच्चों, और उसी के परिणाम स्वरूप आज की जो प्रेजेंटली हमें जो वेस्कुलर प्लांट्स और ट्रैकियोफाइट जिसे हम कहते हैं उनका विकास हुआ। और इन पौधों में जल एवं अन्य भोजन पदार्थों के संवहन और अवशोषण के लिए एकदम वेल डेवलप्ड जो था वो कंडक्शन सिस्टम जो होता है, कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। यानी कि जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, संवहनी पादप जो होते हैं, जिसे ट्रैकियोफाइटा भी कहते हैं आप, इन्हें ट्रैकियो यानी कि विंड पाइप फाइटोन यानी प्लांट, इसीलिए इनका नाम ट्रैकियोफाइटा वर्ड दिया गया। और ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में अपनी उपस्थिति दर्शाने वाले जो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स थे वो टेरिडोफाइटा समूह के ही थे। अब टेरिडोफाइट्स के बाद में हमारे जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पौधों का विकास हुआ था। और जिम्नोस्पर्म के भी बाद में जो आज हमारे सामने प्रेजेंटली जिसके लिए हम डेफिनेटली ट्री वर्ड यूज में लेते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म आए थे। अब बीजधारी जो पादप होते हैं, सीड हैबिट वाले जो भी प्लांट्स होते हैं, उनमें कुछ स्थलीय अनुकूलन पाए जाते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए इनमें कुछ अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका विकास हो पाया है। इनमें वेस्कुलर सिस्टम क्यों इतना अच्छा वेल डेवलप्ड हो पाया कि ये एक छोटे से प्लांट से लेकर के यानी ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक का डेवलपमेंट किस प्रकार से इनमें कुछ अडेप्टेशंस आए। तो वो अडेप्टेशंस क्या क्या थे बच्चों कि इनमें सुविकसित मूल तंत्र यानी कि
इनमें बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड जो था रूट सिस्टम पाया गया, यानी कि सुविकसित भले प्रकार का फैला हुआ अंडरग्राउंड और सबटेरियन रूट सिस्टम जो वेल डेवलप्ड था। सेकंड जो था कि जल एवं खनिज पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक तंत्र की उपस्थिति, यानी कि फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट देयर इज डेफिनेटली वेल डेवलप्ड कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम इज प्रेजेंट इन सीड बियरिंग प्लांट्स। थर्ड वन इज बृहत्काय व विकास विशाल वृक्षों को सहारा या सपोर्ट प्रदान करने के लिए इनमें जो होता है यांत्रिक उत्तक तंत्र यानी कि मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि जैसे जैसे इनकी बॉडी बढ़ती जाती है बच्चों, इनको अपनी बॉडी को ट्री को स्ट्रेट रखने के लिए जिस प्रकार की मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम की ज़रूरत होती है वो इनमें बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। फोर्थ वन इज एधा द्वारा द्वितीयक वृद्धि, यानी कि कैम्बियम के द्वारा इनमें सेकेंडरी ग्रोथ, यानी एंजियोस्पर्म में वृक्ष के तने की मोटाई में बढ़ोतरी, यानी कि एंजियोस्पर्म आपने देखा है बच्चों, नीम का वृक्ष देखा है, छोटा सा पतली सी पादप अपन उगाते हैं और वो कितना बड़ा उसका ट्रंक हो जाता है। तो ये जो ग्रोथ होती है चौड़ाई में मोटाई में तने की जो वृद्धि होती है वो इसमें कैम्बियम की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके द्वारा इसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है। और यह कैम्बियम जो होता है वो कॉर कैम्बियम की सक्रियता से ही कॉर पेरिडम का विकास होता है। नेक्स्ट इज जो इनमें कोमल उत्तक होते हैं उनकी रक्षा कॉर्क एवं परित्वक यानी कि पेरिडम वही की बात कर रहे थे हम कि उपस्थित होते हैं। उसके बाद में पुष्पीय पौधों में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें माइक्रो स्पोर्स यानी कि परागकणों का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होता है, यानी कि इनमें जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं उनकी संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि वह पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट कर पाएँ। और इनमें मेगास्पोरोफिल जो होते हैं पुष्प की संरचना को बनाने में मेन अपना फंक्शन पे करते हैं। उसके अलावा जो मेगास्पोरोजेनेसिस से होता है या मेगास्पोरेंजिया होती है वही इसका रूपांतरित बीजांड होते हैं ओव्यूल में रूपांतरित हो जाती हैं और फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करती है। इनका जो परागकण होते हैं वो अंकुरित होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और इनमें जो मेगास्पोरोफिल्स जो हमने यह बात की थी अभी बोला था मेगास्पोरेंजियम जो होती हैं वही आगे जाकर के मॉडिफाइड होकर के ओव्यूल बना देती हैं जो कि फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है बच्चों वो इंटरनल होती हैं और इनके अंतर्गत पराग नलिका नाल युग्मनी प्रक्रिया द्वारा नर युग्मकों को मादा युग्मकों या अंड कोशिका तक पहुंचाती है। क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन इज कम्प्लीटली इंटरनल, समटाइम्स इट रिक्वायर वाटर। हम कहते हैं कि जो लोअर प्लांट्स थे बच्चों उनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस थी वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे, यानी कि उनमें जल की अति आवश्यकता होती ही थी, उसके बिना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होती थी। लेकिन जो एंजियोस्पर्म है हायर प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस के द्वारा होता है और डेफिनेटली हमें पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी होती है। इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और साइफोनोगेमी, यानी कि यहाँ हमने क्या कहा है नाल युग्मनी प्रक्रिया, यानी कि साइफोनोगेमस टाइप का इनमें प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। साइफोनेसिस यानी कि नाल युग्मनी प्रकार का एक नाल बनती है बच्चों मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के बीच में और उसी के द्वारा जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचते हैं या फिर अंड कोशिका तक एग तक पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो होता है वो जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड युग्मनज के अंकुरण से, यानी कि जाइगोट जो होते हैं उसी के जर्मिनेशन से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसका जो ओव्यूल होता है ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड, यानी कि सीड हैबिटेट का निर्माण कैसे हुआ, तो इतने सारे अडेप्टेशंस आए लोअर प्लांट्स में तब जाकर के जो प्रेजेंट हमारे सीड हैबिटेट और सीड बियरिंग प्लांट्स हैं उनको हम देख पाए हैं। तो एज ए कंक्लूजन हम कह सकते हैं बच्चों की कि जो विकसित बीज प्रवृत्ति जो है सीड हैबिट जो है एवं जो संवहन उत्तक की उपस्थिति के कारण ही पुष्पधारी पादप इस पृथ्वी पर स्वयं को एक प्रभावी वनस्पति के तौर पर स्थापित करने में, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं या फिर जो फ्लावर बियरिंग जो प्लांट्स हैं उनमें दो मेन डेवलपमेंट हुए। फर्स्ट वन इज की सीड हैबिट आई और दूसरा इनका कंडक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ जिसकी वजह से ही यह सर्वाइव करवाए हैं और एट प्रेजेंट जो हमारे सामने जो फॉर्म प्रेजेंट हो रखी है वो इन्हीं दो मेन जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से हुई। सेकेंड वन इज स्थलीय पौधों में यांत्रिक उत्तकों का विकास हो, डेफिनेटली मैकेनिकल जो सपोर्ट सिस्टम है टिश्यू सिस्टम है वो इतना अच्छा बना इसमें कि और सेकेंडरी ग्रोथ
एक सेकंड इशू ये भी था कि सेकेंडरी ग्रोथ हुई, जिससे कि एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे कि ये ट्री हैबिट जो इनमें आने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नेचर रहा। दिस इज ऑल अबाउट द सी कन्वर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट इन एंजियोस्पर्म। थैंक यू वेरी मच।